हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स वाइब्स। आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, what do you know about light? What is light? We all know that light is a form of energy that make us to see, or that make us to see the objects. See on the screen there is no light, means just imagine your room, your village or city is like this darkness. Can we see objects? No. हम कैसे देख रहे हैं? लाइट की वजह से, लाइट रेज की वजह से, लाइट रेज की वजह से कॉन्स्टेंटली। अब हम इस फिनोमिनाज को आगे पढ़ेंगे कि लाइट की वजह से हमें कैसे दिखाई देती हैं, कैसे इमेजेस बनती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती हैं। लाइट को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of any wavelength, whether it's visual or not। ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। चाहे किसी भी तरह की रेडिएशन हो, हमारी रेडियो वेव्स हो, इंफ्रारेड हो, सारी कंसिडर्ड अंडर लाइट। Okay, now come to the properties of light. Light always travel in straight line। straight line बताया कि just this is a lighting object, तो light will travel like this। and nature, if we talk about nature of light, then nature is light has dual nature। what is the meaning of dual nature? dual nature is light is a wave as well as particle। लाइट के अंदर वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर है। अब हम ये क्या समझें इस चीज़ से? हम समझेंगे बेटा कि पार्टिकल का नेचर क्या होता है। चलो पहले हम वेव की बात करते हैं। तो वेव, as we know, sound is a wave, is a wave, and if we are sitting in a room that is enclosed by glass, perfectly covered by glass, and we are standing here, अगर हम यहाँ से बाहर हम कितनी भी आवाज़ लगा लें, क्या हमारी वॉइस बाहर आएगी इस रूम से? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो वेव्स हैं, उसके अंदर, वेव्स के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो हमारी जो वेव्स हैं वो बाहर नहीं आ सकती। हम पीपल पार्टिकल हैं, अगर हम बाहर आना चाहें तो हम इस ग्लास को तोड़कर बाहर आ सकते हैं इजीली। मतलब पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इजीली ट्रेवल कर सकता है। इजीली तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ट्रेवल कर सकता है। नाउ लाइट कैन ट्रेवल, वी ऑल नो द फिनोमिना रिफ्रैक्शन बाद में बात करेंगे हम, अभी आएंगे इस पर। कंसीडर दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, देन लाइट कैन इजीली गो थ्रू ग्लास फ्रॉम एयर, that shows it has a particle nature। now how can we say that it has a wave nature also? by seeing the phenomena like diffraction, interference, polarization, shows its wave nature। तो हम लाइट के सारे फिनोमिनाज पढ़ेंगे, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जैसा कि इसके नाम में ही है, रिफ्लेक्ट, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो। दैट कंसिडर दिस इज अ वॉल, और यहाँ से हम एक बॉल लेकर इस वॉल पर स्ट्राइक कराएं, तो ये बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग
will come back or bounce back, and this phenomena is known as reflection. Same for light, but the difference is कि लाइट रिफ्लेक्ट होते टाइम कुछ लॉज फॉलो करेगी या कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी, बॉल की तरह नहीं करेगी डायरेक्ट। वैसे तो बॉल भी फॉलो कर रही है यहाँ पर ग्रेविटी। लाइट कैसे आएगी जी? लाइट अगर इस सरफेस से वापस आ रही है स्ट्रेट लाइन में आएगी हमेशा, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो एक इनके अगर मैं इस वाले सरफेस पर, इस वाले मिरर पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई कहेंगे, इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर के। इंसिडेंस एंगल मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना एंगल। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना एंगल। बस यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट। यू कैन सी दिस here also। ये देखो जी, नॉर्मल लाइन है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग गोइंग बैक। तो जो ये एंगल है मेरा, एंगल आई, और ये जो मेरा एंगल है, एंगल आर, ये दोनों बराबर होंगे। यही लॉ हमारा लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ओके। लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखेंगे हम लाइक दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल। ओके गाइज, नेक्स्ट कम टू द रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का रिफ्रैक्ट होना। रिफ्रैक्ट मतलब अपने पाथ से डेविएट होना, अपने पाथ से, अपने रास्ते से विचलित होना। जी मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एक मीडियम ग्लास है, ये वाला ग्लास है भाई, एंड यहाँ पर एयर है, तो जब ये एयर से ग्लास में जा रही होगी लाइट रे, तो ये किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्या ये सीधी जाएगी, क्या ये इस तरह जाएगी, या ये इस तरह जाएगी, और ये किस तरह जाएगी, इस साइड में जाएगी या इस साइड में जाएगी, ये बताएंगे रिफ्लेक्शन के लॉ, या ये बनाएंगे रिफ्लेक्शन के लॉ। ओके, पहले हम इस फिनोमेना को समझते हैं। बेटा, रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लाइट रे जब हमारी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है। रेयरर मीडियम मतलब रेयरर टू डेंसर। रेयरर मीडियम मतलब जिस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो दूर दूर, एज कंपेयर टू डेंसर, दूर दूर पैक्ड हों। मतलब हमारे पास दो मीडियम है, कंसिडर करते हैं कि इस वाले बॉक्स में एक मटेरियल है एंड इस वाले बॉक्स में एक मटेरियल है। इस वाले बॉक्स में हमारे पास एयर है एंड इस वाले बॉक्स में हमारे पास आइस है। दोनों पानी के बने हैं, दोनों वाटर के हैं, वेपर्स हैं। चलो इसमें वेपर्स लेते हैं भाई, वाटर के केस में वेपर ही ले लेते हैं। वेपर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गैस। यहाँ पर वेपर और यहाँ पर आइस। वेपर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दूर दूर होंगे, इतने दूर दूर नहीं, समझाने के लिए। आइस के जो होंगे क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब टच होंगे आपस में, इनमें स्पेस नहीं होगा, इसीलिए तो ये सॉलिड है। और जब लाइट रे हमारी आएगी, अगर हमारी लाइट रे इस वाले मीडियम से आती है तो क्या होगा, और लाइट रे इस मीडियम से आती है तो क्या होगा। अगर इस मीडियम से लाइट रे आती है तो उसे कम मॉलिक्यूल से कोलिजन करना पड़ेगा। ये है यानी कोलिजन मतलब टकराना। और इससे आती है तो उसे उतने ही पाथ में
ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से टकराना पड़ेगा, और जितने उसके कोलिजन्स होंगे लाइट रे के, कोलिजन्स किसी के भी हों, लाइट रे के ही क्यों, अपनी एनर्जी उसमें लॉस होती है, एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होती है तो उसका पाथ भी चेंज होता है। पहले लाइट रे अगर मेरी वेपर में ही चल रही है तो कोई चेंज नहीं होगा, बराबर जितने कोलिजन उसके जितने कोलिजन उसके एक इतने स्पेस में हो रहे होंगे, उतने ही नेक्स्ट इतने में हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वेपर की जगह अगर हमारा ग्लास आ जाए तो वहाँ पर जो होगी एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे, डेंसर होंगे, डेंस्ड होंगे। तो इसके लिए अब क्या लॉज हैं, कैसे ट्रेवल करती है लाइट, यहाँ से देखते हैं। बेटा लाइट रे, ये बॉक्स है हमारा, ये मीडियम फर्स्ट है हमारा, एंड दिस इज मीडियम टू, दीज बोथ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मीडियम टू हैं। ओके, लाइट रे हमारी आ रही है, कंसिडर एयर, फ्रॉम एयर से आ रही है, एंड दिस इज ग्लास। बेटा एयर से ग्लास में जब लाइट रे आती है तो इस तरह जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें ब्लू लाइन, इस तरह मतलब कि ऊपर से देखता हूँ मैं इस सरफेस को तो ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऊपर से देखने पर। इस तरह का मतलब है बेटा कि अगर मैं इस सरफेस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ ऐसे, यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस नॉर्मल को तो ऐसे, ये नॉर्मल हो गया जी, नॉर्मल मतलब सरफेस पर परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इस लाइट रे को बढ़ा के देखता हूँ आगे तो ये उसका जो पहला एक्चुअल पाथ था वो ये होना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है क्योंकि लाइट, लेकिन लाइट ने क्या किया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ऐसे निकल गई। तो यहाँ से हमने लॉ लिया कि जब लाइट रे हमारी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही हो तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल हुई है नॉर्मल की तरफ। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, उसको पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उससे भी एक लाइन निकल के आती है लॉ की कि अगर लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ही अरे भाई लाइट जो रे है हमारी, उसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि लाइट रे हमारी जैसे पहले जिस पाथ से गई है, इस तरह से गई है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से जाने के बाद ग्लास में जाने के बाद मुड़ गई है नीचे की तरफ लाइट रे। अगर इसको मैं वापस उसी पाथ से भेजूं, मतलब अगर मेरी पहले जो टॉर्च थी यहाँ पर लगी हुई थी लाइट को भेजने के लिए, अब उसी टॉर्च को मैं यहाँ पर लगा दूं तो यहाँ से भी लाइट रे मेरी सेम पाथ को कवर करेगी, इस तरह से जाएगी। अब ऐसे, ये है लाइट का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी बहुत काम का है, आगे भी काम आएगा, देखेंगे। अब इससे हम अगर देखते हैं तो क्या पता लगता है कि अगर मैं यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ फिर से, ये है जी नॉर्मल, तो लाइट रे ने क्या किया, जाना कैसे चाहिए था इसको, थोड़ी साफ कर लेता हूँ इसे मैं। अगर ये अब उल्टी जा रही है लाइट रे हमारी अपोजिट साइड में पे इस तरफ, तो मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ ये, और लाइट रे को हमारी को जाना किस तरह चाहिए था, इस तरह जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन गई कैसे, इस तरह। अब ये क्या नॉर्मल से दूर जा रही है या फिर पास आ रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि मीडियम मेरा ये डेंसर था। तो यहाँ से हमने ये लाइन ले ली कि अब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम मीडियम बेंड होगी। ओके, इसको फर्दर और समझते हैं शॉर्ट में। देखो बच्चों, वही सेम इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऊपर से देखते हैं हम इसको तो इस तरह से दिखाई देगा व्यू, टुवार्ड्स नॉर्मल when second medium is denser, and when second medium is rarer then it will be away from normal। ये देखो बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल,
जब सेकंड मीडियम हमारा रेयरर होगा। तो अब देखो जी, लॉ बन गया हमारा ये भी, यस। एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज ही है, प्रॉपर्टी है एक तरह की। तो हम यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें अगर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। क्या ये सेम प्लेन में है या अपोजिट प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है? सेम प्लेन में है जी, यही इसका लॉ है। प्लेन एक्स वाई जेड, जिस प्लेन में मेरी इंसिडेंट रे होगी, मानो एक्स वाई में है, तो बाकी सभी भी इसी प्लेन में होंगे। डोंट कंफ्यूज विद दिस। 3D का डायग्राम है, ट्राई करना समझने की, नहीं आए तो कमेंट करना, बताना, मैं फिर से समझाता हूँ। एंड द सेकंड लॉ सेज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, the ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction is always constant, and this law is known as Snell's law, one of important laws of light. स्नेल्स लॉ, यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वो हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो लाइट रे हमारी जितनी मुड़ रही है वो चीज़ फिक्स है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से मुड़ जाएगी। उस डेंसर मीडियम की बनी हर चीज़ के लिए वो चीज़ फिक्स है, वो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के निकाली है या स्नेल्स लॉ से निकाली है कि मेरा जितना ये एंगल है जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा, जितना मेरा ये एंगल आई है उसका, उसकी साइन वैल्यू और इस एंगल आर की साइन वैल्यू का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। चाहे मैं इस लाइट रे को यहाँ से डालूँ, इस वाले मीडियम पर देखो, इस चाहे मैं इस लाइट रे को यहाँ से डालूँ, सॉरी, चाहे मैं इस लाइट रे को यहाँ से डालूँ, चाहे मैं इस लाइट रे को यहाँ से डालूँ, कहीं से भी डालूँ, जो साइन ऑफ आई है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज सेकंड लॉ एंड स्नेल्स लॉ। यहाँ से अगर हम देखो बेटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर ये रहा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड अगर यही लाइट रे मेरी वापस बाहर निकलती है इस मीडियम से, यानी यहाँ पर मुझे फिर नॉर्मल डालना पड़ेगा और फिर नॉर्मल डालना पड़ेगा, तो इस लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगी किस तरह, क्योंकि अब डेंसर से रेयर आ रही है तो इस तरह जाएगी, इस तरह। तो यहाँ पर बन रहा होगा एंगल आर, और इस वाले फिनोमिना को समझाने के लिए यहाँ पर ले लिया है जी डायग्राम 2। इसमें मान लिया है मैंने इस एंगल इंसिडेंस को I1 और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1। ओके ओके, देखो जी, साइन ऑफ आई ऑफ रेशियो साइन आई और साइन आर का इज इक्वल टू किसके होगा, कांस्टेंट के, के मान लूँ। एंड यहाँ पर भी साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, वो भी तो वो इक्वल होगा कांस्टेंट के। दोनों से मैं इक्वल कर सकता हूँ दोनों को, ये दोनों सेम इस तरह से डायग्राम है बेटा। देखता हूँ स्पेस से, यहाँ पर देखो, ये लाइट रे आ रही है, ये
नॉर्मल की तरफ मुड़ रही होगी, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस पर, ये यहाँ से इस तरह मुड़ रही होगी एंड यहाँ से मैं फिर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब नॉर्मल से दूर जा रही होगी यानी इस तरह होगी। बेटा ये रे और इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ दोनों पैरेलल और होंगी, लेकिन आगे बढ़ा के नहीं देख रहे हैं अभी हम मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा एंगल है ये एंगल आई है एंड दिस वन इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल I1 एंड दिस एंगल इज एंगल R1। ईजी है। मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ से अगर मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्शन के लॉ से साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू के, एंड यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। यस अगर हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं बेटा तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मीन्स जो कांस्टेंट आ रहा है हमारा वो कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू के, के इज नथिंग, के इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्दर पढ़ेंगे एंड बोर्ड के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इस चैप्टर में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इमेज फॉर्मेशंस पर होगा, उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।